देश में इस वक्त 18वीं लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव से भारत के अगले प्रधानमंत्री का चयन होगा। लेकिन भारत की सियासत के इतिहास में कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए। आज हम इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटेंगे और बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस से लेकर प्रणब मुखर्जी तक, जो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। हेलो, मैं हूं सिमरन और ऐसी खास स्टोरीज के लिए आप स्विच को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत के प्रधानमंत्री बनने की कहानी आज़ादी के पहले शुरू होती है। भारत की आज़ादी का जब भी जिक्र होता है तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र जरूर होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुभाष चंद्र बोस को अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया था। यही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस कहते हैं, अगर आज़ादी के समय नेताजी होते तो वो ही भारत के प्रधानमंत्री होते। दरअसल उनका कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना केवल नेताजी पर ही भरोसा करते थे। जिन्ना को नेताजी पीएम के रूप में स्वीकार थे। अगर नेताजी होते तो भारत का बंटवारा कभी नहीं होता। आज़ादी के 4 साल पहले यानी 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद भारत की पहली सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। अनडिवाइडेड इंडिया की पहली सरकार नेताजी ने सिंगापुर में बनाई, क्योंकि भारत तब भी अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। हिस्टोरियंस के मुताबिक एक सरकार के बनने से देश में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। अखंड आज़ाद हिंद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेताजी बने थे। इस सरकार के पास अपना बैंक अकाउंट, करेंसी, पोस्टल टिकट और अपना खुफिया विभाग भी था। जापान ने सबसे पहले 23 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। इसके बाद जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड आज़ाद हिंद सरकार को दे दिया था, जिसके बाद नेताजी ने इनका नामकरण किया था। अंडमान आइलैंड बना शहीद द्वीप और निकोबार बना स्वराज द्वीप। 30 दिसंबर 1943 में नेताजी ने अंडमान और निकोबार आइलैंड पर पहली बार आज़ाद हिंद भारत का तिरंगा भी फहराया था। आज़ाद हिंद फौज को 9 देशों की मान्यता प्राप्त हुई थी, जिसमें से जर्मनी, जापान और फिलीपींस थे। आज़ाद भारत की पहली सरकार जब गठन हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी की खबर फैल चुकी थी। नेताजी के निधन पर दुनिया भर की 10 से भी ज़्यादा कम्युनिटियों ने जांच बैठाई थी। आज़ाद भारत की सरकार ने भी 3 बार इस पर अपनी जांच एजेंसी को आदेश दिया था। पहले 2 बार प्लेन क्रैश को हादसा का कारण बताया गया। तीसरी जांच में कहा गया कि 1945 में कोई भी प्लेन क्रैश की घटना सामने नहीं आई थी। बोस का निधन आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य के साथ देश की एक बहुत बड़ी आबादी को इसका दर्द है कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बन पाए। बोस के आज़ाद भारत के पहले पीएम की टीस के अलावा एक बड़ा सवाल आज भी उठ रहा है, और वो सवाल आज़ादी के इतने साल बाद भी देश की राजनीति में हमेशा से चर्चा में रहा है। वो सवाल है कि गांधी जी ने स्वतंत्र भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री सरदार पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया। बीबीसी की एक रिपोर्ट में हवाला देते हुए कहा है कि महात्मा गांधी अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते। जिस समय देश आज़ाद हुआ था तब पटेल 71 ईयर्स के थे और नेहरू महज 56 साल के। देश उस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान बनाने की जिद पर अड़े थे और ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर दिया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री पटेल बने, क्योंकि वो जिन्ना के साथ अच्छी तरह से मोल भाव कर सकते थे। लेकिन गांधी जी ने नेहरू को चुना। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेस नेताओं ने जरूर खुलकर कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया, लेकिन ज्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। ये बात फेमस जर्नलिस्ट दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू में लिखा है। देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना था, लेकिन उससे 1 साल पहले ब्रिटेन ने भारत के हाथों में सत्ता दे दी थी। अंतरिम सरकार बनानी थी। तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। वो पिछले 6 साल से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था।
तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। गांधी जी ने पटेल की जगह नेहरू का चयन क्यों किया, इसका कारण गांधी जी ने कभी खुलकर नहीं बताया, ना किसी कांग्रेसी ने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने भी प्रधानमंत्री बनने का पर्चा वापस ले लिया। लेकिन जब पत्रकार दुर्गादास ने गांधी जी को कन्फ्रंट किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब गांधी जी बोले कि बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट सरदार पटेल एक अच्छे नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को सरकार का कमान लेना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं और देश की नाजुक स्थिति को नेहरू अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू और पटेल दो फोर्स है। उनके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को नेहरू बेहतर समझते हैं और राष्ट्रीय मामलों को पटेल बेहतर समझते हैं। और कुछ इस तरह जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम बनते बनते रह गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक बुक भी लिखी गई है, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड। और सिर्फ सरदार पटेल ही नहीं थे जो पीएम बनने की इस लाइन में वेट करते रह गए। उनके बाद कई और नेता आए जिनका पीएम बनने का टर्न नहीं आया। उनमें से एक नाम है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम 4 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। बाबू जगजीवन राम भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री तो बन चुके थे, वो दलित समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग और दलितों के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन बाबू जगजीवन राम के जीवन में ऐसे 4 मौके आए जब वो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। बाबू जगजीवन राम इंदिरा गांधी के करीबी नेताओं में से थे। एक बार इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देने पर जगजीवन राम को पीएम बनाने तक की बात कही थी, लेकिन बाद में जगजीवन राम की कांग्रेस से दूरी हो गई और वो पीएम बनते बनते रह गए। फिर 1977 के चुनाव में जीत के बाद जनता पार्टी की सरकार बनने पर जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाना था। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। फिर जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के बीच प्रधानमंत्री पद की सियासी लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह का साथ दिया और जगजीवन राम फिर प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। चौथी बार फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद 1980 के चुनाव में जनता पार्टी ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया। हालांकि उस चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी हो गई और जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना चौथी बार भी अधूरा रह गया। प्रधानमंत्री बनने का सपना सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का ही नहीं था, बल्कि इस लिस्ट में एक और नेता का नाम है, यूपी के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर रहे मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव राजनीति के पहलवान कहे जाते थे। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी बने। हालांकि मुलायम सिंह यादव के जीवन में 2 बार ऐसे मौके आए जब वो पीएम की कुर्सी पर बैठते बैठते रह गए। पहला मौका 1996 में आया जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। कांग्रेस के खाते में 141 सीट्स आए और बीजेपी ने 161 सीट्स से जीत हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। वो प्रधानमंत्री बनने, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के लिए। उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। अब कांग्रेस के पास मौका था, लेकिन वो मिलीजुली सरकार नहीं बनाना चाहते थे। तब वीपी सिंह ने पीएम बनने से इनकार कर दिया। हालांकि तब उन्होंने बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु का नाम आगे बढ़ाया, जिसे पोलित ब्यूरो ने इनकार कर दिया। अब पीएम बनने की रेस में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया। हालांकि चारा घोटाले मामले के चलते लालू यादव इस रेस से बाहर हो गए। अब मुलायम सिंह को पीएम बनने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन लालू यादव और शरद यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए और बात आगे नहीं बन पाई। इसके बाद एचडी देवेगौड़ा को पीएम बनाया गया। एचडी देवेगौड़ा वाली सरकार जल्द ही गिर गई। 1999 में एक बार फिर से चुनाव हुए। मुलायम सिंह संभल और कन्नौज दोनों सीट से जीते। पीएम पद के लिए एक बार फिर से उनका नाम सामने आया और एक बार फिर दूसरे यादव नेताओं ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये दूसरा मौका था जब मुलायम सिंह यादव पीएम की कुर्सी पर बैठते बैठते रह गए। बाद में मुलायम सिंह यादव ने अपनी एक रैली में ये भी कहा था कि लालू यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह के चलते वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। पीएम बनने की दास्तान हर पार्टी के किसी न किसी नेता से जुड़ी है। भारतीय जनसंघ, जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी,
उसके फाउंडिंग मेंबर्स लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़ी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने राम मंदिर बनाने की आंदोलन को शुरू किया। वो देश के गृह मंत्री रहे, यहाँ तक देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने का भी मौका उन्हें मिला था, लेकिन वो कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इससे उनकी पार्टी भी काफ़ी शॉक थी। एल.के. आडवाणी को पीएम इन वेटिंग भी कहा जाता है। दरअसल बीजेपी ने मुंबई में 11 और 13 नवंबर के बीच एक सेशन कंडक्ट किया था। इस सेशन के हेड थे लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने मुंबई के दादर में एक रैली के दौरान कहा था कि इन दिनों देश में एक नारा उठ रहा है, अब की बार अटल बिहारी। और उसी वक्त एल.के. आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और एल.के. आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी हार गई और लाल कृष्ण आडवाणी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। जब बात प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स की हो रही है, हम 2004 का वो दौर कैसे भूल सकते हैं, जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता था और पीएम पोजीशन के लिए सोनिया गांधी का नाम सामने आया था। सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ और वो नेहरू गांधी परिवार का एक अहम हिस्सा है। इन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट होने की कमान भी संभाली, लेकिन कभी भारत की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। इसका कारण उन्होंने कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं किया, लेकिन करीबी मीडिया रिपोर्ट्स और उनके कलीग्स द्वारा दिए गए बयानों से सोनिया गांधी पीएम क्यों नहीं बन पाई, इसका रीज़न सामने आया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आज़ाद ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सोनिया गांधी का पीएम नहीं बनना उनके किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने से नहीं है, बल्कि उनके अपने फैमिली रीजंस। और सुषमा स्वराज ने भी कहा था कि अगर सोनिया गांधी पीएम बनती हैं तो वो अपना हेड शेव कर लेंगी और थ्रू आउट इंडिया टूर करेंगी। गुलाम आज़ाद ने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किलों के साथ चुनाव जीती थी और वो कोई और नई कंट्रोवर्सी नहीं होने देना चाहती थी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लिए कई अहम डिसीजंस लिए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच पाईं। सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं थी जो पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। 2004 में प्रणब मुखर्जी भी थे जो पीएम की कुर्सी तक जाते जाते रह गए। बंगाल के वेल रेड स्कॉलर और अक्सर कांग्रेस पार्टी के क्राइसिस मैनेजमेंट मैन जाने वाले प्रणब मुखर्जी भी पीएम बनते बनते रह गए। इन्होंने अपने कार्यकाल में कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाली हैं, जैसे देश के फिनेंस मिनिस्टर रहे और फिर देश के प्रेसिडेंट भी रहे। 2004 में ये देश के पीएम बनते बनते रह गए। साल था 2004 जब सोनिया गांधी खुद पीएम बनने से इनकार कर दिया, पर उनके पास दो लोग थे, प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी ने पीएम पोजीशन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना। मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी से उम्र और एक्सपीरियंस में छोटे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें देश चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। प्रणब मुखर्जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सोनिया गांधी को ये विश्वास था कि देश की इकोनॉमी को मनमोहन सिंह अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं और उन्होंने सोनिया गांधी के इस फैसले को स्वीकार भी किया। ये वही मनमोहन सिंह थे जिनका इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद की नियुक्ति पत्र को प्रणब मुखर्जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर साइन किया था। प्रणब मुखर्जी का पीएम बनने का सपना अधूरा रह गया, जिसका जिक्र वो अपनी किताब में भी करते हैं। ये थी उन पॉलिटिशियंस की कहानी जो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। आपके विचार में इनमें से कौन से वो लीडर थे जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते तो देश को किसी अलग डायरेक्शन में ले जाते? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।